कहा कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों पर कोविड-19 का टीका लगवाने पर जोर नहीं दे सकते। अदालत ने यह फैसला एक सरकारी शिक्षक की ओर से कोविड-19 वैक्सीन लिए बिना पढ़ाने की अनुमति मांगने संबंधी याचिका पर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिकाकर्ता को सेवा लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को एक ज्ञापन देने की अनुमति देते हुए राहत दी और निर्देश दिया कि इस पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए नियोक्ता द्वारा टीके पर जोर नहीं दिए जाने की बात कही। याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक के तहत दिल्ली के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले इतिहास के व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है। उसने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि उसे स्कूल में उपस्थित होने, शिक्षण का संचालन करने और अन्य जिम्मेदारियों को बिना कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए जाने की उसने अनुमति उसे दी जानी चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक को राहत दे दी है। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि बिना कोविड-19 का टीका लगाने को मजबूर किए उन्हें तमाम अपनी जिम्मेदारियां संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे वो शिक्षण कार्य हो या फिर स्कूल का कोई अन्य कार्य हो। और इस मामले में अब राहत मिलती नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन लेने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें एमसीडी मेयर चुनाव पर टिकी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेयर चुनाव समय पर कराने की मांग की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पिछले साल दिसंबर महीने में ही की थी। गौरतलब है कि मंगलवार को पार्षदों के शपथ ग्रहण और महापौर और उप महापौर के चुनाव के लिए बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई है। दूसरी बार नगर निगम सदन की बैठक में महापौर का चुनाव नहीं हो पाया। हंगामे के कारण बैठक अगली तिथि तक के लिए स्थगित हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात मौसम की कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह करीब 6 बजे तक कोहरा नहीं था। ठंडी हवाओं का प्रहार भी तेज नहीं था, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव हुआ। कोहरे की चादर 6 बजे के बाद गहरी होने लगी और इस बीच ठंडक ने भी अपना एहसास करवा दिया। इसकी वजह से कई जगहों पर दिन के समय लोगों को कपकपी का एहसास हुआ और अब 27 जनवरी से मौसम में एक बार फिर 2 दिन के लिए सुधार की संभावना है। 29 जनवरी को एक बार फिर बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अब शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। 28 जनवरी को भी मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास आ सकता है। वहीं 29 जनवरी को बूंदाबांदी होगी। अधिकतम तापमान कम होकर महज 17 डिग्री पर सिमट सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 20 से 21 और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री तक रह सकता है। फरवरी की शुरुआत भी भीनी भीनी होगी। 1 फरवरी को अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है। तो यानी मौसम बार बार करवट बदल रहा है। एक तरफ 26 तारीख को सुबह तक मौसम साफ था, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद कोहरे की चादर घनी होने लगी और ठंडी हवाएं भी चलने लगी। वहीं शाम तक काफ़ी ठंड लोगों को महसूस होने लगी थी। इसके बाद 27 तारीख यानी कि आज और कल 28 जनवरी को मौसम कुछ सुहाना होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर 29 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। यानी दिल्ली वासियों को अभी रह रहकर ठंड कुछ हद तक परेशान करेगी।
और दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 3 शहरों दिल्ली, गुड़गांव और फतेहाबाद में छापेमारी के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली की जिला पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी हजारों युवकों से ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में की है। पुलिस के अनुसार ये लोग युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं और इनका बेस दुबई और चीन में है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश यहाँ पर पुलिस ने किया है। ये 3 युवक लोगों को नौकरी दिलाने के नाम करोड़ों की ठगी लोगों से कर चुके थे। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 3 शहरों दिल्ली, गुड़गांव और फतेहाबाद में छापेमारी के बाद इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली की जिला पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी हजारों युवकों से ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में की है। पुलिस के अनुसार ये लोग युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे और तीनों अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। इनका बेस दुबई और चीन में बताया जा रहा है। इधर जेएनयू के लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों ने गुरुवार रात यानी कि 26 जनवरी की रात कैंपस में विरोध मार्च निकाला। कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लाइट बंद करने और एबीवीपी के छात्रों के पथराव करने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। छात्रों ने नो टू सेंसरशिप और एंड रिप्रेशन इन जामिया जैसे तख्तियां लेकर मार्च निकाला। कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं इससे पहले जेएनयू कैंपस में मंगलवार रात प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन देखने के दौरान विवाद मामले में वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने को बुधवार को 3 शिकायत मिली थी। 2 शिकायतें एबीवीपी और 1 शिकायत आयसा की ओर से दी गई थी। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार एबीवीपी की ओर से 2 शिकायतें दी गई थी। 1 शिकायत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष ने दी थी। आईसी घोष ने 4 लाइन की शिकायत दी है और एक वामपंथी छात्र की एमएलसी बनी है। एमएलसी में छात्रों को अंदरूनी चोटें नहीं लगने की बात सामने आई है। कैंपस में पत्थरबाजी होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर पत्थरबाजी होती तो किसी को चोट लगती, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, इंडिया दी मोदी क्वेश्चन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और जेएनयू की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है जेएनयू और विवादों का तो चोली दामन का साथ अब हो गया है। बीती रात यहाँ पर जो विरोध मार्च निकाला गया है, इसके बारे में बताएं, कितने युवा इस विरोध मार्च में शामिल हुए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? हाँ बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जो बीबीसी का जो गोधरा कांड को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री है वो लगातार अब विवादों में घिरता जा रहा है। अभी जेएनयू का मामला भी शांति नहीं हुआ था। उसके बाद अभी इसमें एक नई जो अपडेट आई है जिसमें आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नॉर्थ कैंपस में जो आर्ट ऑफ फैकल्टी है वहां पर बताया जा रहा है कि शाम करीब 5 बजे इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी विवाद थमने वाला नजर नहीं आ रहा है। जी नितिशा, इस पूरे मामले में 3 शिकायतें भी पुलिस को मिली हैं, लेकिन अब तक पत्थरबाजी की जो खबरें लगातार आ रही थी, पत्थरबाजी को लेकर ना तो कोई शिकायत मिली है, ना ही किसी छात्र को चोट आने की खबर है। हाँ बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा इसमें पत्थरबाजी का ऐसा कोई अभी शिकायत सामने नहीं, इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो विरोध प्रदर्शन जारी है जेएनयू में और उसके बाद जो लगातार वहां पे जो हिंसक प्रदर्शन का जो माहौल है, उसके बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लगातार जो वहां का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और शायद अब यही वजह है जहाँ लगातार पहले बिजली कटौती के बाद इंटरनेट बंद करने को लेकर के जो लगातार विवाद हुआ, उसके बाद प्रदर्शन का दौर और बढ़ता गया। स्टूडेंट का जो एक दल है, जो संगठन है, वो इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब उसके बाद अब देखना ये होगा कि ये जो विवाद है और कितना बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से जेएनयू के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में ये आज शाम को इसको लेकर के जो स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग की बात जो सामने आई है उसको जरूर देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से उसमें क्या प्रसारण पर रोक लगा पाएगा प्रशासन, या ये प्रशासन का जो स्क्रीनिंग का जो दौर है वो वहाँ पे भी जारी रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वहाँ भी तनाव की स्थिति जरूर बन सकती है। जी नीतीश। अजीत देखिए, एक चीज, ये जो डॉक्यूमेंट्री है इस पर बैन लगाने के बावजूद छात्रों के पास इस डॉक्यूमेंट्री का एक्सेस है, यानी कि छात्रों ने पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को शायद डाउनलोड कर लिया होगा, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, इसीलिए लैपटॉप के जरिए और तमाम तरीकों से इसका प्रसारण किया जा रहा है, स्क्रीनिंग इस फिल्म की हो रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है ये खास तौर पर स्टूडेंट वर्ग में देखा जा रहा है। चाहे आप बात हैदराबाद यूनिवर्सिटी की करें, आप बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की कीजिए, जेएनयू की करें, या फिर अब जिस तरीके से जामिया को लेकर भी विवाद सामने आया था, यानी कुल मिलाकर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर छात्रों के बीच उबाल लाने की, युवाओं को इस पूरे मसले में, इस विवाद में घसीटने की कोशिश है। बिल्कुल नितिशा, जिस तरीके से यहाँ इस जो डॉक्यूमेंट्री को जिस तरीके से बैन किया गया उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो कॉलेज के जो छात्र हैं, खासतौर से कॉलेज के छात्र, वो इस मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार स्क्रीनिंग को लेकर के या फिर और अन्य तमाम जो मुद्दे जो छिड़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो प्रदर्शन का दौर है वो साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं और विशेष तौर से जो कॉलेज के छात्र हैं वो इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कहा जा सकता है कि आखिरकार युवाओं के अंदर इस तरह का गुस्सा क्यों देखने को मिल रहा है, युवाओं के अंदर इस तरह की आखिरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये विवाद बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि इस विवाद को और हवा देने की कोशिश की जा रही है और युवाओं के जरिए इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अजीत। मेरे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से तमाम जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं अब उसमें इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत, खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।